अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखना है कि अमीन्स क्या होती है। हमारे पास 3 तरह की अमीन्स होती हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन का ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर मौजूद होता है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से शो करते हैं, प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होती हैं कि नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन होती है और हमारे पास यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और ये हमारे पास होगी सेकेंडरी मीन। इसको यहाँ पर ये 2 डिग्री की फॉर्म में भी शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम टर्शरी मीन्स की बात करते हैं। तो टर्शरी मीन्स को इस तरह से जो है बेसिकली शो करते हैं। इसके पास जो है 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, इसको 3 डिग्री की फॉर्म में शो किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन। अब प्राइमरी मीन के पास 2 हाइड्रोजन्स मौजूद, 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। सेकेंडरी मीन के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है और टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है वो सॉल्युबिलिटी को शो कर सकती हैं, क्योंकि उसके पास तो हाइड्रोजन है, वाटर की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इजीली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकती हैं। लेकिन जो टर्शरी अमीन होती हैं उसके अंदर जो है सॉल्वेशन उसकी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसके पास वैसे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, मीन्स के अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है कि हमारे पास जो है ये मेरे यहाँ पर बेस है, इसने अगर एक प्रोटॉन अपना ये लोन पेयर यूज़ करके एक प्रोटॉन यहाँ पर जो है गेन कर लिया है तो ये कन्वर्ट हो जाती है कॉन्जुगेट एसिड में। वैसे ये बेस है लेकिन जब ये प्रोटॉन हासिल कर लेगी तो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्शरी मीन। हम बात करें बेसिसिटी की। अब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बेसिकली डिपेंड करेगी लोन पेयर पर कि कितनी इजीली बेसिसिटी इंक्रीज होती है, कि कितनी इजीली ये जो है हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अपना दे सकें। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी मौजूद है, इधर भी नाइट्रोजन पर मौजूद है, इधर भी नाइट्रोजन पर मौजूद है, कि ये जितनी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेंगी, उतनी ही हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अगर ये हमारे पास सबसे ज़्यादा डोनेट करती है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो बेसिकली हमने यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, बेस के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर जो है बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बेसिसिटी ऑफ अमीन बेसिकली जो है वो डिपेंड करेगी, यहाँ पर हमारे पास जो हमने स्पेसिफिकली 3 फैक्टर्स को स्टडी करना है, 3 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उन 3 फैक्टर्स को स्टडी करके हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका आपस में कि हमारे पास जो है प्राइमरी मीन ज़्यादा जो है बेसिसिटी को शो करती है, सेकेंडरी शो करती है या टर्शरी शो करती है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहली हम यहाँ पर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट फैक्टर है। अब अगेन हम यहाँ पर बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मीन। प्राइमरी मीन हमारे पास यहाँ पर RNH2 लोन पेयर, सेकेंडरी मीन NH और यहाँ पर R और यहाँ पर R और ये लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है। और टर्शरी की बात करें तो हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये हमारे पास टर्शरी। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो R ग्रुप्स होते हैं प्लस I इफेक्ट को शो करेंगे। प्लस I मीन्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, ये बात याद रखें। अब आप यहाँ पर प्राइमरी के केस में देखें कि हमारे पास यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, सेकेंडरी के केस में देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है 2 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद है, एक ही है और एक ही है। ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। और टर्शरी के केस में हमारे पास यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस I इफेक्ट को शो करेंगे। प्लस I इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे। यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसके पास 2 हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होगा। और इसी तरह से यहाँ पर 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन उससे भी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन यहाँ पर ये जो हमारे पास लोन पेयर मौजूद है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे ये अल्काइल ग्रुप्स।
कैसे इंक्रीज़ करेंगे? यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना है इस नाइट्रोजन को। ये यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप डोनेट करने वाला है, यहाँ पर ये 2 अल्काइल ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 अल्काइल ग्रुप डोनेट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पर हो जाएगी? नाइट्रोजन पर हो जाएगी। तो नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है दे सकेगी। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम बात करें बेसिसिटी की, बेसिसिटी में मैंने अभी आपको क्या कहा है कि बेसिक नेचर डिपेंड करेगी कि कितनी इजीली जो है इलेक्ट्रॉन दे सकती है बेस, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोजन पर इन 3 अल्काइल ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से भी ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, यहाँ से भी नाइट्रोजन को जो है इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और यहाँ से भी ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। सो अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा कि जो हमारे पास जो टर्शियरी मीन्स है वो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी को शो करेंगी, एंड देन उसके बाद सेकेंडरी मीन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है प्राइमरी मीन है जो कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी को शो करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी है? टर्शियरी मीन्स की है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो टर्शियरी मीन है उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। हम यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ अमीन पढ़ेंगे गैस फेज में और लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज मीन्स के एक्वस फेज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अच्छा ये जो दोनों डिफरेंट फेजेस की बात करें, गैस फेज की बात करें और लिक्विड फेज की बात करें, इन दोनों फेजेस में हमारे पास जो है अमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ये नहीं होता कि गैस फेज में भी सेम जा रही है और लिक्विड फेज में भी सेम जा रही है, नहीं। गैस फेज में हमारे पास बेसिसिटी ऑफ अमीन डिफरेंट होगी, लिक्विड फेज में हमारे पास बेसिसिटी ऑफ अमीन डिफरेंट होगी। तो अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास गैस फेज में मौजूद, जब हमारे पास जो अमीन्स गैस फेज में मौजूद होंगी तब वो इंडक्टिव इफेक्ट के इस मैकेनिज्म को, इस मेथड को फॉलो करेंगी कि इस मेथड से हमारे पास जो है बेसिसिटी ऑफ अमीन किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है। कब? जब हमारे पास गैस फेज में मौजूद होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जब एक्वस फेज में मौजूद होंगी तब भी हमारे पास जो है बेसिसिटी जो है को हम इस मेथड से, इंडक्टिव इफेक्ट के मेथड से हम इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली गैस फेज में भी हम इसको फॉलो करेंगे और हम इसको लिक्विड फेज में भी फॉलो करेंगे। स्पेसिफिकली हम गैस फेज में फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि गैस फेज में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लेंगे, कोई भी और इफेक्ट हम गैस फेज में स्टडी नहीं करेंगे। लिक्विड फेज में हम आगे बात कर सकते हैं कि हम डिफरेंट अदर थेरीज को भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन गैस फेज में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करेंगे और इसी मेथड को फॉलो करके हम अपना ये रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड हमारा यहाँ पर फैक्टर है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की बात करेंगे। सॉल्वेशन का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर या किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाना, इसको ही हम सॉल्वेशन कहेंगे। अगेन मैं यहाँ पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स के जो है स्ट्रक्चर्स उनको ड्रॉ कर रही हूँ। प्राइमरी, उसके बाद हमारे पास ये सेकेंडरी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया टर्शियरी, ये इसका लोन पेयर, ठीक है। हम बात करें सॉल्वेशन की कि हमने इसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है, यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अमीन ली, सच एज यहाँ पर मैंने प्राइमरी अमीन ली है RNH2, इसको मैंने वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व करवा दिया, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया H2O। H2O पे हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन होगा इसने क्या करना है, इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर यूज़ करके यहाँ पर NH3 बना देना है। बॉन्ड बना रही है नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन का चूंकि लोन पेयर यूज़ हुआ है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर क्या रह गया, OH नेगेटिव साइड पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर RNH3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटॉन किस तरह से आया है, कैसे आया है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। तो जितनी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर तो मैं बात करूँ, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, कैटाइन बना है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, कैटाइन है। तो अगर ये कैटाइन स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग होगी,
स्टेबल कब होगा कि जब इजीली नाइट्रोजन अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन आके यहाँ पर NH3 और ऊपर कैटाइन बना देगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास यहाँ पर स्टेबल कैटाइन बनता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास RNH2 की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, और अगर अनस्टेबल बनता है तब इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली मैंने ये क्या बनाया, मैंने ये कॉन्जुगेट एसिड बनाया। इसने क्या किया, एक प्रोटॉन गेन कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट एसिड में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो सेकेंडरी मीन है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँ तो क्या होगा, आर तो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर मैंने एक और प्रोटॉन ऐड कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया RNH2 में और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया H और इसके ऊपर भी चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने भी अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका भी जो है RNH3 लिख देती हूँ और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव लगा देती हूँ। अब पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब मैंने क्या कर लिया, जो हमारे पास अमीन्स मौजूद थी मैंने उनके कॉन्जुगेट एसिड बना लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी सॉल्वेशन किस तरह से होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखती हूँ इस तरह से, NH और ये H और यहाँ पर चार्ज है नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्वेशन को स्टडी करने से पहले ये देख लें कि हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद होता है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी बेसिकली पोलर है, पोलर नेचर हो जाती है, पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, पोलर नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी वाटर के अंदर जो सॉल्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अमीन्स की वाटर के अंदर डिसोल्यूशन ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेशन ऑफ अमीन्स के बारे में कि हम किस तरह से इनकी बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स मौजूद है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब मैं जो प्राइमरी मीन है इसको वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करूँगी तो ये वाटर के साथ 3 बॉन्ड्स बना सकती है। ये OH2, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वाटर के साथ और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वाटर के साथ। इसकी हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये बेसिकली 3 वाटर मालिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो सकती है। अब इसके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सो ये 2 वाटर मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो सकती है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगी, सिर्फ एक ही वाटर मालिक्यूल के साथ यहाँ पर कंबाइन होगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर वाटर के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम बात करें स्टेबिलिटी की, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बात करें स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी कब आती है, जब हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एनर्जी डिक्रीज किस तरह से होगी, चूँकि यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं और यहाँ पर क्या होगी, 3 बार एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरह से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो कि वाटर मालिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगी, तो यहाँ पर भी एनर्जी 2 बार रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी 3 बार रिलीज हो रही है। तो 3 बार जो रिलीज होगी वो कम होगी या फिर जो 2 बार रिलीज हो रही है वो कम होगी। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर एनर्जी 3 बार रिलीज हो रही है, एनर्जी ज़्यादा कम होगी, वहाँ पर ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बार एनर्जी रिलीज होगी, 2 बॉन्ड्स बनेंगे वाटर मालिक्यूल के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स मौजूद है और यहाँ पर तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन मौजूद है, एनर्जी एक ही बार रिलीज होगी तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पर होगी, उससे ज़्यादा यहाँ पर होगी और सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी यहाँ पर होगी। तो सॉल्वेशन के केस में मैं किस तरह से ऑर्डर लिखूँगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी कम है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल प्राइमरी मीन। ठीक है, और उसके बाद स्टेबल क्या होगा, सेकेंडरी, और उसके बाद स्टेबल होगी टर्शरी। तो हमारे पास सॉल्वेशन के केस में ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑर्डर बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और देन टर्शरी। क्यों, क्योंकि प्राइमरी ने 3 बार एनर्जी रिलीज की है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड वाटर मालिक्यूल के साथ बना रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है। उसके बाद सेकेंडरी और देन उसके बाद टर्शरी। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है सॉल्वेशन का इफेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। अच्छा, सॉल्वेशन को ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेशन को हम लिक्विड फेज में स्टडी करेंगे। सॉल्वेशन का क्या मतलब है कि हमने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, तो इसको हम स्टडी करेंगे इन द
लिक्विड फेज। गैस फेज में हम इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करेंगे और इसके अलावा लिक्विड फेज में हम यहाँ पर जो है सॉल्वेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। स्टेरिक हिंड्रेंस का भी इफेक्ट बहुत क्लियर है। अगेन यहाँ पर प्राइमरी RNH2 की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी की बात करते हैं तो 2 हमारे पास यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होगी। और टर्शियरी की बात करते हैं तो 3 हमारे पास यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हम बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी में मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जितनी इजीली जो है कोई भी बेस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है किसी भी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद है, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली क्या इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हम बात यहाँ पर क्या करें, स्टेरिक हिंड्रेंस की, रुकावट की बात करें। हिंड्रेंस क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट पैदा करना। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 बल्कि ग्रुप्स मौजूद हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है। अब किसी भी चीज़, किसी भी जगह के ऊपर बेसिकली किसी भी जगह में अगर बहुत ज़्यादा रश होगा तो वहाँ से गुजरना मुश्किल होगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर तो हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा, अगेन हमारे पास जो है प्राइमरी जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, देन सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, और टर्शियरी में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है 3 फैक्टर्स को स्टडी कर लिया। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट था, सेकेंड फैक्टर हमारे पास था सॉल्वेशन, और थर्ड फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट हमारा पॉइंट है, हम अमोनिया के साथ जो है कंपैरिजन करेंगे अल्काइल अमीन्स का। अमोनिया की बेसिसिटी ज़्यादा होगी या फिर अल्काइल अमीन्स की। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स लगे होंगे और यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्राइमरी अमीन ले लेती हूँ, R, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर हमारे पास R, और ये हमारे पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। अल्काइल अमीन्स मतलब कि प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शियरी मीन, जो अभी हमने यहाँ पर स्टडी किए, ठीक है। अब हमने अमोनिया और अल्काइल अमीन का कंपैरिजन करना है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। प्लस आई इफेक्ट मीन्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप मौजूद है, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इस नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर अमोनिया के केस में देखें, हमारे पास यहाँ पर तीनों की तीनों ही हाइड्रोजन्स मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन अल्काइल बेंजीन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आर ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का फिनोमेना हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम अल्काइल ग्रुप टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम अल्काइल ग्रुप टू नाइट्रोजन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ इंक्रीज हो रही होती है और यहाँ पर अपना भी इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन ईजिली लूज कर सकती है इलेक्ट्रॉन। सो जब हम अमोनिया के साथ अल्काइल बेंजीन का कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास जो अल्काइल बेंजीन्स हैं आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। अल्काइल बेंजीन्स आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास ऐसा कोई भी हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल द अल्काइल बेंजीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमारे पास यहाँ पर बेसिसिटी का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस केस में अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। अब हर इफेक्ट का यहाँ पर डिफरेंट रोल है, गैस फेज में डिफरेंट रोल है, लिक्विड फेज में डिफरेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स यूज़ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यूज़ करते हैं या फिर C2H5 यूज़ करते हैं, तब भी हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट आएगा।
अगर मैं मिथाइल यूज़ करूँगी तो ऑर्डर डिफरेंट आएगा, अगर मैं इथाइल यूज़ करूँगी तो ऑर्डर डिफरेंट आएगा। तो हर हमारे पास ग्रुप का जो है डिफरेंट यहाँ पर ऑर्डर होता है इन द केस ऑफ बेसिसिटी। तो यहाँ पर जो है अल्काइल जो अमीन्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको बताई है, अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो ये है हमारे पास ओवरऑल बेसिसिटी ऑफ अमीन का टॉपिक।